प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 3 आनुवंशिकी जेनेटिक्स जो कि अंग 4 का है, ये चल रहा था। और इसकी जो पिछली क्लास में मैंने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में आपको समझाया था कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे प्रिय छात्र छात्राओं? 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम किए थे? 3। नंबर 1 नियम कौन सा था? प्रभावता का नियम। नंबर 2 कौन सा है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और नंबर 3 जो नियम था वो था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और पिछली वीडियो में देखा होगा आपने प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली वीडियो में मैंने लक्षण जो प्रारूप अनुपात था वो 9:3:3:1 और जीन प्रारूप जो अनुपात था मैंने बताया था आपके लिए 12:24:12:1। इनके मध्य में क्या लगा देते हैं? अनुपात लगा देते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, आज मैं एक अगला टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं जो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशानुगति के नियम जो प्रतिपादित किए थे उनका क्या महत्व है। तो आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। कितने किए थे? 3। नंबर 1 कौन सा था? प्रभावता का नियम। नंबर 2 कौन सा है? पृथक्करण का नियम। और नंबर 3 कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा था तीसरा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ दोस्तों? तो 3 नियम आपके ये हो गए। तो मैं आज बता रहा हूँ मेंडल, प्रश्न लिखना नोटबुक में नोट करना कि मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व लिखिए। मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व लिखिए और आंसर डालकर अपनी नोटबुक में हैंड डाल लेना, मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। आई बात समझें दोस्तों? तो नंबर 1 इसमें है, ध्यान देना, नंबर 1 सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना। ध्यान देना, सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा होता है कि जो सजीव हैं और उनमें जो प्रभावता का जो लक्षण पाया जाता है, मैंने आपको बताया लक्षण कितने प्रकार होते हैं? 2, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या कर देते हैं? अभिव्यक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अभिव्यक्त कर देते हैं। यानी वह लक्षण या वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं या F1 पीढ़ी में जो प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो वही बात है प्रिय छात्र छात्राओं कि सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा होता है? बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण, कैसे होने के कारण? अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ध्यान देना, समझना कि सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना कैसा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनेक जो हानिकारक एवं जो घातक जीन है, अनेक जो हानिकारक एवं कैसे हैं? घातक जीन हैं, वो अप्रभावी होने के कारण, कैसे होने के कारण? अप्रभावी होने के कारण। और आप जानते हैं अगर अप्रभावी होंगे तो क्या नहीं होंगे? वो प्रकट ही नहीं होंगे। क्यों? प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी को प्रकट ही नहीं होने देता है। तो नंबर 1 महत्व हुआ कि नहीं हुआ कि सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना कैसा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कैसा होता है? अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना जो अप्रभावी लक्षण है या जो हानिकारक लक्षण है या जो घातक जीन है, ये प्रभावता के नियम की वजह से यानी अपने आप को प्रकट ही नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? नंबर 2 है दोस्तों इसमें कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के द्वारा, नोट करना नोटबुक में,
मेंडल के पृथक्करण के नियम के द्वारा जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है। कि मेंडल के जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम कौन सा है अपना, जो दूसरा नियम है ग्रेगर जॉन मेंडल का, उसको हम पृथक्करण का नियम या बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। कौन से नियम के नाम जानते हैं? बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। और बीज संयोजन भी कह देते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में मैंने बताया था कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, नियम समझना दोबारा से, क्योंकि पृथक्करण का जो नियम है यह नियम भी एक संकर संकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। यह नियम एक संकर संकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में जो युग्मक हैं वो कैसे हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? तो वही बात है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के द्वारा जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि लक्षण जो हैं या जो युग्मक हैं वो कैसे हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। यानी शुद्ध युग्मक एक तरफ और अशुद्ध युग्मक एक तरफ आ जाते हैं। आई बात समझ में? जिसका मैंने आपको लक्षण प्रारूप बताया था 3:1 और जीन प्रारूप कितना होता है, 1:2:1। आई बात समझ में? क्योंकि आप जानते हैं गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। आई बात समझ? जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उन पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। और ये जीन जो होते हैं बिंदुवत जो संरचनाएं होती हैं जीनों की, ये क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है, इसके द्वारा जीन कल्पना की पुष्टि की जा सकती है। आई बात समझ में? या इसकी अवधारणा को समझा जा सकता है। क्लियर पॉइंट। नंबर 3, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। आई बात समझ में? मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। यानी मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। आई बात समझ में? इसका अर्थ यह है कि जो संकर संतति, यानी आप जानते हैं प्रभावता का नियम, या दूसरा नियम है अपना पृथक्करण का नियम, या तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिव्यन का नियम। तो इनकी जो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है, हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती हैं, तो उनमें क्या होते हैं, नए लक्षणों वाली क्या होती हैं, संतति क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। आई बात समझ में? तो इनसे क्या होता है हमें कि नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए भाई आपने प्रभावता के नियम में देखा होगा कि हमने इधर लंबे लिए, उधर क्या लिए, बौने लिए, दोनों का संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हुए थे, संकर लंबे, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैसे हो गए वो संकर लंबे, हुए कि नहीं हुए संकर लंबे? तो इससे नए पौधे प्राप्त हुए कि नहीं हुए? हमने तो क्या लिए थे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। प्राप्त कैसे हुए? प्राप्त हुए हमें कैसे, संकर लंबे, जिन्हें हम विषम युग्मजी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ, ये नए लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए कि नहीं हुए, जिसमें कि लंबेपन और बौनेपन दोनों के गुण क्या हैं, उपस्थित हैं। तो ये महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण हुआ। आई बात समझ में? नंबर 4 है संकरण विधि से। कौन सी विधि से दोस्तों? संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। यानी संकरण विधि से जो पादपों के अंदर जो अनुपयोगी लक्षण हैं या जो हानिकारक लक्षण हैं, उनको क्या किया जा सकता है प्रिय छात्र छात्राओं, हटाया जा सकता है। किससे? मेंडल के नियमों के द्वारा। क्योंकि मेंडल के नियमों के द्वारा जो अनुपयोगी लक्षण हैं वो क्या किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। और प्रिय छात्र छात्राओं तथा उपयोगी जो लक्षण हैं
कौन से लक्षण हैं? जो उपयोगी लक्षण हैं तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जो उपयोगी लक्षण होते हैं उन उपयोगी लक्षणों को, आ रही है बात समझ, उन उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति के पौधों में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। यानी जो भिन्न भिन्न जाति में जो लक्षण हैं या जो उपयोगी लक्षण भिन्न भिन्न जातियों में उपस्थित थे उनको एक जाति के अंदर ही सम्मिलित किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। आई बात समझ में दोस्तों? प्रिय छात्र छात्राओं अगला पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है कि मेंडल के नियमों के उपयोग से, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। आई बात समझ में? नोट करना, 5वां पॉइंट है अपना कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। आई बात समझ में? कैसी किस्म विकसित कर सकते हैं? अधिक उत्पादन वाली। कैसी किस्म उत्पन्न कर सकते हैं? अधिक उत्पादन वाली किस्में हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक शब्द आ रहा है ना, रोग प्रतिरोधक। कौन सा शब्द आ रहा है? रोग प्रतिरोधक। तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, रोग प्रतिरोधक क्या होता है समझना कि रोगों से लड़ने की क्षमता, किसकी क्षमता? रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं या ऐसी किस्मों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें कैसी हैं? रोग प्रतिरोधक। क्योंकि आप जानते हैं पौधे हों चाहे पौधे या जो फसल हैं अपनी, उनमें क्या लग जाते हैं? विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं विभिन्न कारणों की वजह से। तो आजकल ग्रेगर जॉन मेंडल के जो वंशानुगति के जो नियम थे इनके द्वारा ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो कैसी हैं? अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली हैं। कैसी हैं? अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली हैं। जिसमें कि अधिक प्रतिरोधक क्षमता है तो पादपों की क्या होती हैं? रोगों से क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्या होती है? उनमें क्षमता होती है जिससे रोगों से उनकी क्या हो सकती है? रक्षा हो सकती है। आई बात समझ दोस्तों? तो मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले, कैसे? अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। यानी ऐसी किस्में विकसित की जा सकती हैं जो कैसी होती हैं? अधिक उत्पादन वाली होती हैं। कैसी होती हैं? अधिक उत्पादन वाली होती हैं। आई बात समझ में? मैंने बताया आपको, ध्यान देना, एसएस में आप पढ़ते हैं कि आज विश्व की, संपूर्ण विश्व की लगभग 7 अरब से ऊपर जनसंख्या है और अपने भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की क्या होती है? बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी जनता या सभी लोगों के लिए यानी खाद्यान्न मिल सके तो इसलिए यानी ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो कैसी हों? अधिक उत्पादन देने वाली हों या कम क्षेत्रफल पर, कैसे? कम क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक उत्पादन वाली फसलें उगा सकें। यानी कम क्षेत्रफल पर, यानी कम क्षेत्रफल पर ऐसी फसलों का उत्पादन हो सके जो क्या उनसे उत्पादन कैसा प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त हो। कैसा उत्पादन प्राप्त हो? उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त हो। और कैसी क्षमता वाली हों? रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली हों और कम समय में पककर क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं ताकि जो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए खाद्यान्नों की पूर्ति हो सके। आई बात समझ में? आई बात समझ दोस्तों? समझ में? अगला पॉइंट है 6वां कि मानव जाति के सुधार, मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा, मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजन्य की मेंडलीय नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये मेंडल के नियमों पर कि मानव जाति के सुधार संबंधित
विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये मेंडलीय नियमों पर क्या है? आधारित है। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना कि मानव जाति के सुधार संबंधी जो विज्ञान की शाखा होती है सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर क्या होती है? आधारित है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात बनती है कि सुजननिकी किसे कहते हैं? सुजननिकी, तो ध्यान देना विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है सुजननिकी कहलाता है। नोटबुक में अपना हेडिंग डालना है, लिखना कि सुजननिकी किसे कहते हैं। नोट करना है इस चीज़ को कि सुजननिकी किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखना उसका विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित, यानी मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सुजननिकी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्र छात्राओं? से सुजननिकी कहते हैं। आई बात समझ में? और इसमें जो सुजननिकी है, सुजननिकी के जो जनक हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। जैसे कि मैंने इस पाठ की शुरुआत में बताया था कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वेडसन ने। किसने दिया था? डब्ल्यू वेडसन ने। कब? 1905 में। वंशानुगति शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने। कब? 1863 में, जिसे हम हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं, जिस तरह आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यानी डब्ल्यू वेडसन ने। वंशानुगति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 में। और जीन शब्द किसने दिया था? जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था? कारक। क्या कहा था? कारक। और कारक को ही यानी क्या जॉनसन ने क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीन। आई बात समझ में? तो जो जीन नाम दिया था, आ रही बात में, जो जीन नाम दिया था वो किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, जो मैंने पिछली वीडियो में, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया। आई बात समझ दोस्तों? तो वही बात यहाँ पर है कि जो सुजननिकी है, कौन सी है? सुजननिकी। तो सुजननिकी के जो जनक हैं वो कौन से हैं? फ्रांसिस गाल्टन। कौन से वैज्ञानिक हैं? फ्रांसिस गाल्टन। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये हैं आपके मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। प्रश्न आ सकता है कि मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व लिखिए। तो अपने कितने महत्व हो गए? 6 हो गए। कितने महत्व हो गए? 6 महत्वों को आप नोट कर लेना। और इसी के साथ आपका ये पाठ नंबर जो 3 है आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या होता है? समाप्त होता है। आई बात समझ दोस्तों? और मैंने इस पाठ जो था इसकी जो शुरुआत की थी, आपको ध्यान देना, इसकी शुरुआत हुई थी आनुवांशिकी। किससे हुई थी? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के बाद एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ पूरे टॉपिकों को। क्या उनसे हुई थी? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के बाद मैंने क्या बताया था? आनुवांशिक लक्षण। क्या बताया था? आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षणों के बाद में वंशानुगति या हेरिडिटी, और फिर बताया था विभिन्नताएं। पिछली शुरुआत की वीडियो में मैंने आपको इस चारों परिभाषाओं के बारे में समझाया। फिर आगे बढ़ते हुए इसमें मेंडलवाद, किसके बारे में बताया था? मेंडलवाद या ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। इसमें कई प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि मेंडल ने किस प्रकार मटर का चुनाव किया था? उद्यान मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेड्रॉफ प्रांत के सिलिसियन गांव में। आई बात समझिए? 6 जनवरी 1884 को इन महान वैज्ञानिक क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर अगली वीडियो में मैंने आपके लिए यानी मेंडल की सफलता के कारण कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो अपने नियमों में सफल क्यों हुए, उनकी सफलता के कारण बताए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हुए फिर मैंने बताया था, ध्यान देना मित्रों,
प्रिय छात्र छात्राओं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उन्होंने बताया कि मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से मेंडल ने कितने का चुनाव किया था? 7 का। कितने का? 7 का, जिसको मैंने एक सारणी के द्वारा आपको समझाया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए मेंडलवाद की पुनर्खोज, क्या समझाया था? मेंडलवाद की पुनर्खोज, जिसमें 3 वैज्ञानिक थे। एक तो था अपना कौन सा? हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंज और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने 1900 में, ठीक है ना, पृथक रूप से कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। इसे मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। मेंडलवाद की पुनर्खोज यानी पुनः खोजा था मेंडलवाद के नियमों को। आई बात समझ में? फिर इसमें आनुवांशिक की शब्दावली, जिसको हम तकनीकी शब्दों के नाम से जानते हैं, 20 परिभाषाएं थीं, जीन से प्रारंभ हुई थी और द्विसंकर अनुपात पर क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं 20, उनको प्रिय छात्र छात्रा बहुत गहनता से उनका अध्ययन करना और उनको याद करना। उसके बाद फिर मेंडल के वंशानुगति के नियम, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगति कितने नियम दिए थे प्रिय छात्र छात्राओं? 3। नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 था प्रभावता का नियम। नंबर दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं, या बीज संयोजन का नियम। किसे कहते हैं? बीज संयोजन का नियम। उसके बाद प्रिय छात्र छात्राओं मित्रों ध्यान देना, उसके बाद फिर मैंने बताया था आपके लिए यानी संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण यानी प्रभावता का नियम समझाया था, उसके बाद पृथक्करण का नियम और उसके बाद संकर पूर्वज संकरण, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं, पक्ष संकरण या संकर पूर्वज संकरण। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया था कि जो बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस के कितने प्रकार होते हैं? 2 टाइप्स होता है। नंबर 1 कौन सा होता है? आउट क्रॉस। कौन सा होता है? आउट, बाह्य संकरण। और दूसरा कौन सा होता है? टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। आई बात समझ में? यानी गौर देना कि जो अपना बैक क्रॉस होता है या जो पक्ष संकरण होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो कौन सा होता है? बाह्य, आउट होता है। क्या होता है? आउट होता है। और एक कौन सा होता है? टेस्ट। और इनके लक्षण और जीन प्रारूप के बारे में मैंने आपको समझाया। उसके बाद पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम के बारे में बताया। और आज इस क्लास में प्रिय छात्र छात्राओं मैंने मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व समझाया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशानुगति के जो नियम दिए थे उनका क्या महत्व है। तो अपने 6 महत्व हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। आई बात समझ में? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ नंबर जो 3 है प्रिय छात्र छात्राओं, जो 4 अंक का था, ये आज एक कंप्लीट हुआ। इससे पहले मैंने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर था आपका 4 अंक का, वो आपको समझाया। और उन दोनों पाठों के होमवर्क जो हैं उनको नोट कर लेना, नोटबुक में लिख लेना। और अगला टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो अगली क्लासों में प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और याद करना दोस्तों, क्योंकि आज इस वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से आपको घर बैठे जो लाभ दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, मॉर्निंग ग्लोरी यानी मॉर्निंग ग्लोरी जो विद्यालय है अपना, मॉर्निंग ग्लोरी उच्च माध्यमिक विद्यालय खेली के द्वारा जो आपको यह लाभ प्रदान किया जा रहा है, तो आप उनका मैनेजमेंट का जो कमेटी है उसका साधुवाद, उनको धन्यवाद। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, उसको ध्यान से पढ़ो। आई बात समझ में? और अच्छी तरह से उसकी तैयारी करो। तो आपका ये पाठ नंबर 3 समाप्त। इससे पहले 1, 2, 8 नंबर का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लासों में। तो तब तक के लिए फ्रेंडों अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अध्ययन करो। थैंक्स। ओके।